गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी से बिल्कुल जुड़ जाएंगे, फिर क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी एकदम तेजी के साथ जुड़ जाएंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप में से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए अभी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। वीडियो नहीं आ रहा है तो एक बार रिज्वाइन कीजिए, वीडियो आ जाएगा, है ना। रिज्वाइन करेंगे, वीडियो आ जाएगा। मैं एकदम बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे एकदम। चलिए स्टार्ट करें। कल आपने देखा कि जो चेंजेस हुए, जो एक्ट पारित हुए कंपनी रूल के अंतर्गत, ठीक है ना। अच्छा, इस टाइम पे आप कोई बात नहीं, आराम से पहुंच जाइएगा। नहीं नहीं ठीक है, जॉब मिल जाएगी भाई। जॉब मिलना ये आपके सही होने या ना होने का कोई पैमाना नहीं है, ठीक है। सुख अगर आप ढूंढेंगे, शांति ढूंढेंगे तो छोटी छोटी चीजों में आपको मिल जाएगी। और अगर आप कल को प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नहीं ढूंढ पाते सुख को, तो फिर कोई प्रॉब्लम उसमें, तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल कह रहा हूं। चलिए तो स्टार्ट करें। आर्टिकल सभी इसी में पढ़ना है सर? हाँ बिल्कुल इसी में पढ़ना है आर्टिकल्स। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको उसका मैं उनको डिस्कस करूंगा। राज्यों का गठन सब भी ना बताइएगा, सब बताया जाएगा, एकदम सब बताया जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है तबियत। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो वाईटी क्लास पे चंदन सर के जाके बोल रहे थे सर इस टाइम क्लास होती है, क्लास हटवा दीजिए। क्योंकि अभी मीटिंग हुई और उसमें ये कहा गया कि सर आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कीजिए 11 बजे रात में, क्योंकि बच्चे आकर के चंदन सर के यूट्यूब में कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पेड क्लास चल रही है इस टाइम पे। तो आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ठीक रहा श्रेया, ठीक रहा। नहीं नहीं, पेड क्लास ने अभी वाईटी यूट्यूब क्लास में चंदन सर शायद मैथ पढ़ाते हैं इस टाइम पे, तो उसमें कुछ आपके ही मित्र यार, आप में से कुछ लोग जाकर के बोले हैं कि सर इस टाइम पे पेड क्लास चलती है इसलिए हम नहीं आपकी क्लास ज्वाइन कर पाते हैं। तो इस वजह से अब निर्णय लिया गया है कि आपकी क्लास उसी रात में 11-12 ही होगी। जब ही चेंज हो जाए तभी, जब तक चल रहा है चलने दे रहे हैं। मुझे तो लगा था आज से ही चेंज हो जाएगी। आप लोगों के लिए इतना बड़ा मैंने कदम उठाया, लेकिन आप लोग जो है क्या कहा जाए बताइए। कुछ लोगों की वजह से सबको वही है ना कि सबको भुगतना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेरी इसमें कुछ नहीं चलने वाली भैया। मैंने चेंज किया टाइम, लेकिन वहां पे जब कंप्लेन गई तो फिर ये चीजें तो फिर गड़बड़ हो गई ना। मैं भी चाहता हूँ यही टाइमिंग रहे। 11 बजे रात में कौन रुकना चाहता है ऑफिस में? फिर उसमें यही होगा, जिस दिन बारिश वारिश होगी उस दिन मैं पेन टैप से लूंगा, आप लोग रेटिंग खराब करोगे। चलिए देख लिया जाएगा जो भी होगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों की ही वजह से 5 से 6 क्लास हुई है, मेरा ये कोई शौक नहीं था, आप लोगों ने ही टाइम बताया था, है ना। इसमें से कोई नहीं ये बोलेगा कि मैंने जाके बोला है। इसमें से ऐसा कोई बोलेगा ही नहीं कि सर मैंने जाके वहां बोला है, मुझसे गलती हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोगों से पूछा जाए अभी भी, हो सकता है अगर वहां टाइम को लेकर के बात हो तो मैं कह दूं कि सीधे स्टूडेंट से पूछ लीजिए आप।
जितने भी एस्पिरेंट हैं उनसे पूछ लीजिए टाइम क्या है, तो आप लोग वहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा सब। अगर ऐसी नौबत आई, वैसे तो उन्होंने कह दिया टाइम चेंज अब नहीं होगा, पुराना ही टाइम रहेगा, लेकिन अगर मैं एक बार बोलूंगा कि बच्चों से आप एक पोल ले लीजिए, पोल करवा लीजिए, तो आप लोग फिर देखिएगा जो भी आपके समझ से बढ़िया हो वही कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल आपने देखा कंपनी रूल के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, कौन कौन से एक्ट पारित हुए, उन एक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट बातें थी उसको आपने समझा जाना, ठीक है। वो अच्छी चीजों पे एक्शन हो जाती है तुरंत, जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है उस पर एक्शन नहीं होती, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे, आप जानते हैं 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई और जो कंपनी थी, कंपनी पूरी तरीके से कंपनी का रूल खत्म कर दिया गया और अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पूरा भारतीय उपमहाद्वीप आ गया, ठीक है। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का जितना शासन था, प्रशासन था, वो सब अब कंपनी से छीन लिया गया, अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया सब कुछ, ठीक। और ये लोग यही चाहते भी थे कि ऐसा ही हो जाए, और 1857 की क्रांति ने वो आग में घी डालने का काम कर दिया। तो 1858 का अधिनियम आया उसके बाद ही 1857 के, तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 का भारतीय अधिनियम, ठीक। 1957 नहीं हुआ, अरे भैया 1957, अभी 18 कह रहा हूं, आप 1957 नीरज जी। चलिए तो सबसे पहले से कुछ चीजें हुई, मैं लिख करके बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी आप जानते हो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, तो कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हुई दोस्तों उसको मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। 1858 का एक्ट आया, 1858 का एक्ट, 1858 का एक्ट का अधिनियम, यह अधिनियम 3 प्रमुख चेंजेस लेकर के आया। इस एक्ट में 3 मेजर चेंजेस हुए। पहला पहला ये हुआ कि शासन व प्रशासन, गवर्नेंस, प्रशासन ऐसे लिखा जाएगा, प्रशासन, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है शासन और प्रशासन को कंपनी से छीन लिया गया, कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। पहला चीज, अब कंपनी से छीन लिया गया, शासन और प्रशासन किसके अंतर्गत आ गया, ब्रिटिश क्राउन, क्राउन के वापस आ गया अंतर। दूसरा चेंज क्या हुआ, दूसरा ये चेंज हुआ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके अधिकारों को, इनके सारे राइट्स जो है थे, इनके अधिकार को छीन करके या इनके अधिकार को दे दिया गया किसके तहत, भारत का राज्य सचिव एक नया पोस्ट बना, भारत का राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी बना एक, इंडियन सेक्रेटरी, भारत का राज्य सचिव, ये पद बना, जो कि ब्रिटिश संसद का मेंबर था, ठीक है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये मेंबर था भारत का राज्य सचिव, एक पद ऐसा बना भारत का राज्य सचिव, और उसके अंतर्गत इनके दोनों पावर्स किसके तहत आ गए, भारत के राज्य सचिव के तहत आ गए। तीसरा चेंज क्या हुआ, तीसरा चेंज ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइस राय हो गया, वाइस राय हो गया,
यानी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि हो गया। अब कंपनी का ये नहीं रहा, अब ये ब्रिटिश क्राउन के तहत आ गया, रिप्रेजेंटेटिव था ये ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है। और ये पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे, फर्स्ट वाइसराय। नोट करिए, लॉर्ड कैनिंग। नहीं, सिर्फ नाम नहीं बदला कि भैया गवर्नर जनरल से जो है वायसराय हो गया। वायसराय का मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव हो गया ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का। इसको नोट कर लेंगे। चलिए, हो गया। अब इन सभी पॉइंट्स को देख लेंगे। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज गिवन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द फॉर्मर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ही कंट्रोल द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द वाइसराय ऑफ इंडिया। वाइसराय ऑफ इंडिया के तहत ये कंट्रोल करता था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पूरा प्रशासन, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय बने। अच्छा, बैक करना है, देखिए, द्वैध प्रणाली समाप्त, द्वैध प्रणाली समाप्त। हाँ, कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यानी जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे और ट्रेड वाले फंक्शंस थे उनको अलग किया गया था, वो एक में ही आ गया सब। हिमांशु जी भी नहीं पता वारेन हेस्टिंग्स क्या था? जरा इनको बताइए, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का प्रथम वो क्या था? गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वायसराय था, क्या था भारत का प्रथम? हिमांशु जी को जरा बताइए। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं क्या? गवर्नर जनरल फर्स्ट था। देखिए, श्रेय सुमन ने बता दिया, हिमांशु जी, ठीक। चलिए, नोट कर लिया ना? तेजी के साथ थोड़ा नोट करिए, बहुत स्लो कैसे बना रहे हैं। चलिए, डन हो गया जी। हाँ, बंदी कुमारी या बुंदी कुमारी जी कौन है? ईवीएस कंप्लीट हो चुका है और उस पर हमने क्वेश्चंस भी देख लिया। अब बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए, अब इसके आगे जो है आता है एक नया अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या क्या हुआ? तो इसमें तो हुआ इंडियंस वर नॉमिनेटेड एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में पहली बार इंडियन को भर्ती किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। वायसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि वैधानिक जो परिषद थी, विधान परिषद थी, उसमें पहली बार इंडियन को नॉमिनेट किया गया। तीन थे वो, तीन इंडियन थे। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे, तीन लोग थे। दूसरा क्या हुआ कि प्रांतों और केंद्र में विधान परिषदों की स्थापना की गई पहली बार। विधान परिषदों की स्थापना की गई प्रांतों और केंद्रों में, जो वर्तमान समय विधानसभा का रोल होता है, उस समय विधान परिषद का रोल था वो। द पावर ऑफ ऑर्डिनेंस गिवन टू द गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट, अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को देगी, यानी वायसराय को दी गई। गवर्नर जनरल का मतलब यहाँ पे वायसराय से है, क्लियर, वायसराय को दी गई। अब इसी बतिया को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ये तो आपके पास रहेगा ही, पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फ्लो चार्ट में इसको लिख सकते हैं। जैसे हेडिंग डालेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे, हम देखने वाले हैं प्रमुख प्रावधानों को। समझ में आ रहा है ना कि सब उड़ जा रहा है? समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं? तो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे उनको देखेंगे हम। तो तीन प्रमुख प्रावधान थे, तीन चार चीजें नोट करेंगे। पहला,
पहला तो ये हुआ कि आपने देखा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पहला, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर। दूसरा चेंज क्या हुआ? दूसरा ये हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली। अब पहली बार ना यहाँ पे विभाग बने, पहले से विभाग होते नहीं थे, अब कुछ विभाग बना दिए गए और उस विभागों के प्रमुख, जैसे वर्तमान समय रक्षा विभाग, ये विभाग, वो विभाग, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट सिस्टम यानी पोर्टफोलियो सिस्टम का सबसे पहले यहीं पे शुरुआत की गई, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं, प्रणाली की शुरुआत, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत की गई। नेक्स्ट, अगला क्या हुआ? अगला हुआ ये कि राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना की गई, विधान परिषदों की स्थापना। और क्या हुआ चेंज? और हुआ ये चेंज कि पहली बार तीन भारतीय कौन कौन से थे? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, साथ में लिखते हुए चलेंगे, सर दिनकर राव। इन तीन लोगों का सबसे पहली बार तीन भारतीयों को क्या हुआ? इन तीन लोगों को हुआ वायसराय की परिषद में, कौन से विधान परिषद में नॉमिनेट किए गए। सब उतर रहा है सर? बहुत बढ़िया, चलिए नोट किया। और क्या हुआ था चेंज? तो और ये हुआ था चेंज भाई, इसमें कुछ ना कुछ जो है इसमें जो और चेंजेस थे, हाँ, इसी में जो है सबसे पहले कुछ विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, उसको भी नोट कर लीजिए। क्या हुआ था? विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, विकेंद्रीकरण की शुरुआत सबसे पहले की गई थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब जो है थोड़ा सा बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को थोड़े बहुत अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार दिए गए। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे मान लीजिए पावर एक जगह इकट्ठा है, अब पूरा पावर एक जगह इकट्ठा ना होकर के थोड़ा थोड़ा पावर बांट देना अपने यूनिट्स में, यही हुआ डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया? बताइए समझ में आया कि नहीं है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि थोड़े थोड़े अधिकार अपने यूनिट्स को देना। तो यूनिट्स में यहाँ पे कौन कौन थे? तो मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसी, दो जो महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थे, उनको कुछ अधिकार दिए गए। पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? ऐसा सवाल पूछा गया है। तो 1861 का अधिनियम। पहली बार गवर्नर जनरल या वायसराय, दोनों भी दे सकता है, पहली बार गवर्नर जनरल या वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? 1861 का अधिनियम। पहली बार भारतीयों को गवर्नर की कार्यकारी परिषद या विधान परिषद में जगह मिली या स्थान दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के अधिनियम द्वारा। या 1861 के अधिनियम के द्वारा किन तीन भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो है मनोनीत किया गया? तो नाम दे सकता है, बनारस के राजा, ऐसे लिखेगा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, सर दिनकर राव, तीन लोग। यस, ऑर्डिनेंस ही बोलते हैं अध्यादेश को, इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं।
अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं परवेज जी, क्या पूछा है क्वेश्चन आपने? हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, एक मिनट देखता हूँ। सर गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में डिफरेंस बताइए। अभी डिफरेंस समझ नहीं आया आपके? देखिए गवर्नर था तो एक प्रांत का था, जैसे 3 प्रमुख प्रांत थे, प्रेसिडेंसी जिसको बोलते हैं, बंगाल, बंबई, मद्रास, और इन तीनों में गवर्नर होते थे। 3 गवर्नर, तीनों अपना जो है पावरफुल, अच्छा हट जाता हूं साइड, और तीनों पावरफुल होते थे। अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको ज्यादा थोड़ा सा पावर दे दिए, गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल का मतलब है कि अदर 2 जो प्रेसिडेंसीज थी उसके कंट्रोल में आ गई। क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद हुआ कि भाई जो पहले बंगाल का था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र थे ब्रिटिशर्स के, अब उन सभी पर उसका अधिकार हो गया, गवर्नर जनरल पूरे भारत बन गया। समझ पा रहे? और उसके बाद वाइस राय, वाइस राय, पहले ये सब गवर्नर या गवर्नर जनरल कंपनी के होते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन अब वाइस राय का मतलब अब सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का ये मेंबर है भैया, और कहीं ना कहीं ये असिस्ट करेगा, सहायता करेगा किसके लिए? भारत का राज्य सचिव जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री होते हैं वैसे ही कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट मंत्री के स्तर का वो था भारत का राज्य सचिव। अब वो सीधे रिपोर्ट मांगता था वायसराय से, क्या कर रहे हो, क्या क्या हुआ चेंज। तीनों में समझ में आया? लिख लिया 1861। अब इसके बाद आता है 1892, वही सेम चीजें जो आपने लिखा, कुछ उसमें और 1-2 पॉइंट्स लिख लिए। क्लियर? नेक्स्ट, नोट हो रहा है ना? नो मुन्ना कुमार जी, फिर क्या कर रहे हैं आप? कहानी सुन रहे हैं क्या? नोट कीजिए फटाफट, तेजी के साथ नोट करेंगे। जब मैं नोट कर रहा होता हूं तो साथ में नोट करना है उसको, है ना? ऐसा नहीं कि मैं बैठूं जितना देर 15 मिनट नोट करूं फिर 15 मिनट बैठूं तब नोट करेंगे। नहीं मुन्ना जी आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स तो बहुत है, याद कैसे करें? देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को एकदम क्रक्स में दे दूं, मतलब देख रहे हैं कितना शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, जिससे कि आप एक बार देखें तो सारा चीजें तुरंत रिमाइंड हो जाए। तो अपने सब्जेक्ट में मैंने कोशिश किया है कि इतना आपको बोझा ना दे दूं कि जिससे आप उसको रिवीजन ही ना कर पाए कम समय में। पॉलिटी हार्ड नहीं है तनुजा जी, ना 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 ना, ये एकदम नहीं सोचना है। अब मुझे आशा है कि नोट कर लिया होगा मुन्ना जी ने। अब हम चलेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। समझिए पहले एक साइकोलॉजी काम करती है, माइंड की भी अपनी एक साइकोलॉजी है, हमारे मस्तिष्क का भी एक साइकोलॉजी होता है। ये हमारे ऊपर होता है हम उसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको मैनेज करें। अगर आपके माइंड में ये आ गया कि भैया ये तो बड़ा हार्ड है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको नहीं समझ में आएगा। मैं कहूंगा आम आप समझेंगे इमली, आपको इमली दिखने भी लगेगा वो। ये सब मन का ऊपर है ना, अपने अपने जो परसेप्शन बनाया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा मतलब नहीं समझना ही नहीं है इसको। समझ पा रहे हैं? जब जिस दिन ये सोच लेंगे कि अरे ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते हम भाई, उस दिन देखिए एकदम चेंज हो जाएगा, अलग एक एनर्जी फील होगी आपको, आपके अंदर अलग एक शक्ति आ जाएगी। तो ये एकदम सोचना ही नहीं है कि नहीं हो पाएगा हमसे। चलिए कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं याद करना है, सब यही याद हो जाएगा क्लास में ही। अब देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में कौन कौन सी बातें हुई। तो जो साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड, यानी अभी आपने देखा कि जो विधान परिषद थी अब उसके साइज को बढ़ाया गया। साइज के बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है 4 मीटर का था 5 मीटर कर दिए, नहीं, मेंबर बढ़ाए गए, सदस्यों की संख्या बढ़ी, मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ गए। समझे? अगला क्या हुआ? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण, जैसे केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट, पहला जो इंपॉर्टेंट है कि बजट पर अपना विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषद को अधिक शक्ति दी, उनके पास बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं। बस अभी ध्यान दीजिएगा 1892 के तहत बजट पर विचार विमर्श कर सकते हैं किसके? विधान परिषद के सदस्य। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए, पहली बार निर्वाचन इलेक्शन स्टार्ट हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन भले ही स्टार्ट हुआ लेकिन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ इलेक्शन भारत में। ठीक है?
समझ में आया? तो जो 1892 का अधिनियम है उसमें जो मेजर चीजें हुई यही 2-3 चीजें हुई कि भाई थोड़ा सा मेंबर्स बढ़ा दिए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और क्या हुआ, तो और ये हुआ कि बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार हो गया, विचार आप कर सकते हैं। दूसरा क्या हुआ, तीसरा ये हुआ कि पहली बार चुनाव व्यवस्था शुरू किया गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव व्यवस्था शुरू किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव सिस्टम हुआ। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जहां पे सीधे तौर पे जनता भाग ले, जैसे अभी होता है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है तो आम जनता जितने भी हैं सभी लोग वोट करते हैं। और एक ये होता है सिस्टम कि जब अप्रत्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति को हम आप वोट करते हैं, नहीं करते, हमने किसी को चुना और किसी ने उसको चुन लिया, वो अप्रत्यक्ष हो गया। और प्रत्यक्ष का मतलब जब हम आप जाकर के वोट दें, आम जनता। ठीक, हाँ, इसी के पहले 1885 में कांग्रेस जो है सबसे पहले आ गया था, अस्तित्व में आ गया 1885 में। चलिए, तो ये 3 चीजें हो गई नोट, वही सेम चीज वहां भी मैं लिख दूंगा। तो 3 चीजों में भी 2 चीजें जो पूछी गई एग्जाम में, वो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट। राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता उसमें डायरेक्ट भाग थोड़ी लेती है, उसमें सभी विधायक और सांसद वोट करते हैं ना। पढ़ेंगे प्रेसिडेंट तो समझ में आ जाएगा, सब सारा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए। पीएम का कोई इलेक्शन नहीं होता है, वो तो सदस्य जैसे नॉर्मल। अब क्या हुआ, सांसद के रूप में चुने जाते हैं ना पीएम। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहाँ, बनारस से थे, तो बनारस से वो सांसद के रूप में खड़े हुए थे। वो तो बाद में अब पार्टी डिसाइड करती कौन पीएम बनेगा कौन सीएम बनेगा। चलिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, मतलब 1909, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई कि सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई। क्यों 1909 में ही क्यों हुआ ये, क्योंकि 1905 में ही तो बंगाल विभाजन हो चुका है। कनेक्ट कीजिए हिस्ट्री से। ठीक, अब बंगाल विभाजन हुआ तो बांटना हिंदू मुस्लिमों को, तो क्या करेंगे, तो सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अलग निर्वाचन मंडल देकर के पेश किया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। किसको, सबसे पहले मुस्लिमों को, मुस्लिमों। अब जिससे कि मुस्लिमों को लगे भाई हमारे पक्ष में ब्रिटिश वाले हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, है ना। सर बैक साइड कीजिए, बैक साइड कर लें, लिख लीजिए भैया। दो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे कितना बार लिखेंगे। पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव, पहला पॉइंट। दूसरा, विधान परिषद या विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार। अच्छा, डायग्राम बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1892 का अधिनियम, कुछ खुद नहीं करना है, सब सर आप कर दीजिए, खुद कुछ नहीं करेंगे। बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार, विचार विमर्श करने का अधिकार। दूसरा, विधान परिषद के सदस्यों या सीटों में, विधान परिषद की सीटों की संख्या में वृद्धि हुई, की संख्या में वृद्धि। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है पहली बार निर्वाचन या चुनाव की शुरुआत, निर्वाचन की शुरुआत हुई। यही 3 पॉइंट ऐसे नहीं बना पा रहे थे आप लोग। 1992 कर लिखवा रहा हूं अभी, कुछ लोग कह रहे थे डायग्राम बना दीजिए, तो डायग्राम हो गया। चलिए, हो गया, आगे बढ़ें।
देखिए अभी किसी ने बोला कि विभा सिंह बोल रहे हैं एग्जाम भी आपसे ही दिलवाए। एग्जाम भी मैं ही दे दूं ना, कितना अच्छा होता कि अगर मैं ही एग्जाम भी दे देता। आप भी ऐसे ऐसे बात करते हैं, सर आप ही बना दीजिए। अरे एक बार डायग्राम बना दिया, सिखा दिया आपको कैसे बनाना है बस। चलिए आगे। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले सर्वप्रथम सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई, मुसलमानों को इसमें शामिल कर दिया, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया गया पहली बार। इसी के तहत वायसराय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। अभी देखिए आप कि 3 लोगों को शामिल किया गया था वहां पर, लेकिन वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की थी उसमें सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको शामिल किया गया। ठीक, शामिल कर दिया। आगे अगला ये हुआ कि अभी बजट पर आपने देखा कि भैया विचार विमर्श हम कर सकते हैं। अब इसमें ये इसी के द्वारा इसमें ये हो गया कि बजट पर हम पूरक प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं, उल्टा प्रश्न कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे, है ना। चलिए तो ये हो गया। और क्या हुआ तो भैया, हाँ यही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, 2-3 चीज जैसे इसमें भी लिखा है मैंने कि ये हो गया। दूसरा, यह एक ऐसी प्रणाली थी जहां सीटें केवल मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। कई लोगों को समझ नहीं आता कि सांप्रदायिकता क्या है, और केवल मुसलमान को ही मतदान। अब जरा सोचिए कि लोकतंत्र का तो एकदम हनन हो जाएगा ना अगर ये सिस्टम अपना लिया गया कि भैया जहां पर जो सीट मुसलमान की वहां पर सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होगा और मुसलमान ही उसको वोट करेंगे। तो सांप्रदायिकता है एक तरीके से। ये कैसे फिर भाई सही हो पाएगा कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आ पाएगी, गुणवत्ता कैसे आ पाएगी? फिर नहीं आ पाएगी ना। लोग अपने लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे। अभी क्या हो रहा है, जैसे जाति आधारित जनगणना हो रही, सॉरी जनगणना कह रहा हूं, जाति आधारित राजनीति हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा है, अपने अपनी जात के लोग जिसमें देख रहे हैं ज्यादा वोट है जिस जाति का, उसी जात के अपने ही जात के लोगों के लिए करते हैं। अरे भाई जो अल्पसंख्यक हैं या जो आपकी जात के नहीं है, क्या वो आपका कोई अधिकार नहीं उनको, उनके लिए? बताइए। तो ये तोड़ने की राजनीति थी बस। पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया, और नियुक्त होने वाले कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिन्हा साहब, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक, बस नोट कर लेना इसको। बजट वाला इसमें नहीं लिखा क्या? एक पॉइंट ऐसा बना लीजिएगा कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। हाँ इसी को कहते हैं फूट डालो शासन करो। नोट कर लिया? नोट कर लीजिए आराम से। डायग्राम बना लीजिए ना जरूद्दीन जी, डायग्राम बना, डायग्राम के तहत बना लीजिए। सीख नहीं पाए अभी डायग्राम बनाना? शॉर्ट में पॉइंट्स बता दें। पॉइंट यही है कि मुस्लिमों के लिए सबसे पहले सांप्रदायिकता की शुरुआत, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, पहला। दूसरा, बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तीसरा इसमें यह एक पहली बार जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहले भारतीय अपॉइंट हुए, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 3 चीज इंपॉर्टेंट। तोड़कर लिखवाइए। तोड़कर बुलवाइए नहीं, लिखवाइए। बोल तो दिया तोड़ करके, लिख नहीं पा रहे हैं अभी। चलिए तोड़कर लिख दे रहा हूं भैया। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम। पहला क्या हुआ इसमें? पहला चेंज ये हुआ कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल
मंडल की व्यवस्था की गई। इसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। सांप्रदायिकता की शुरुआत। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय ब्रैकेट में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। तीसरा, बजट पर प्रश्न कौन सा? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। लीजिए, तोड़ दिया मैंने इसको। चलिए, हो गया। अब तो नोट कर लिया, बोल भी रहा था इसीलिए मैं लिख भी रहा था। और इसीलिए ध्यान रखना है, यहां बोला गया सांप्रदायिकता का जनक, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, सांप्रदायिकता का जनक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक बोला गया मिंटो को। ऐसे साइड में लिख लीजिएगा, सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा गया। ठीक है, सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा गया। चलिए नेक्स्ट, अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसको बोला गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। पहली बार इसमें द्विसदनीयवाद की पहली बार पेश कर, बाइकैमरलिज्म, यानी केंद्र में दो सदन हो गए, एक विधान परिषद तो एक विधानसभा। पहली बार विधान परिषद तो पहले से था ही केंद्र में ना, विधान परिषद तो पहले से था, अब विधानसभा भी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। कहां पर? प्रांतों में, प्रांतीय विषयों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। अब इसका पहले समझ लीजिए, प्रांतों में द्वैध शासन है क्या? प्रांतों में द्वैध शासन, जहां पे आपने लिखा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, डायरकी सिस्टम, इसका मतलब है जितने विषय थे उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित, रिजर्व आरक्षित विषय में बांट दिया गया, और दूसरा हस्तांतरणीय, ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय विषय। इसी को बोला गया प्रांतों में द्वैध शासन। द्वैध शासन शुरुआत मतलब क्या? आरक्षित विषय और हस्तांतरणीय विषय। एक ऐसा जो रिजर्व था गवर्नर के लिए, और दूसरा क्या? ट्रांसफर था, जो हम जो काउंसिल खुला था राज्यों में भी, आपने देखा राज्यों में विधान परिषद गठन हुआ, उनको दे देते थे, भाई आप इन विषयों पर आप कानून बनाइए, बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे उस पर केवल गवर्नर। जी हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब यही है। दूसरा यहां पे आप देख सकते हैं कि पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान हुआ। पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जो भी मुस्लिमों को दिया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अब उसको थोड़ा सा और विस्तार किया, और विस्तार करके ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, सिखों को, इन लोगों को भी दिया गया। ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, सिखों को भी। ठीक है, उन पर भी लागू कर दिया गया। क्लियर?
चलिए नोट कर लिया, डन है, डन एकदम। साइमन कमीशन मिशन तो पढ़े ही हैं तो रिलेट कर सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़े ना, यहां नहीं पढ़ाएंगे उसको। बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई सबसे पहले केंद्र में, कहां पर? द्विसदनीवाद पहली बार पेश किया गया, लेकिन केंद्र में पेश किया गया। ये केंद्र में हुआ था, सेंटर स्तर पर, केंद्र में, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, एंग्लो इंडियंस क्या है अब यही नहीं पता। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आया लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये नहीं समझ में आया सर, क्या नहीं समझ में आया? दिलीप जी क्या नहीं समझ में आया बताइए। चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब समझिए, और बाकी क्वेश्चन पूछे, अगर कुछ ना समझ में आया तो तुरंत क्वेश्चन पूछे। सर सम्मान बैच वाले स्टूडेंट से टीचर, इसमें क्या क्या हुआ, नहीं समझ में आया? बताते हैं। सर सम्मान बैच वाले स्टूडेंट्स से टीचर्स नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज क्यों होंगे? अब ये मुझे नहीं पता कि कौन नाराज है, कौन खफा है, कौन दुखी है। मैं कभी नहीं नाराज हुआ आप लोगों से। नहीं समझ में आया? हाँ अनिल समझ गए एंग्लो इंडियंस का मतलब। चलिए इसको मैं समझा देता हूं एक बार और। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई वो 2-3 बातें हुई इंपॉर्टेंट, उसको हम चलिए एक बार डायग्राम बना के देख लें, हालांकि आपको बहुत लेट हो रहा है। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम को ही बोला गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोला गया। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए उनको देखिए। तो पहला चेंज ये हुआ कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का स्टार्ट हुआ, मतलब केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत, पहला। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन का मतलब यह है कि जितने भी विषय थे उनको रिजर्व सब्जेक्ट, आरक्षित विषय, जिस पर गवर्नर कानून बनाता था, क्योंकि प्रांतों में अभी भी गवर्नर है, केंद्र पे वायसराय है। आरक्षित विषय और हस्तांतरणीय विषय, ट्रांसफरेबल हस्तांतरित विषयों पे, इस पे कौन बनाता था? विधान परिषद के सदस्य बनाते थे। द्वैध शासन शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर का विस्तार किया गया। ईसाइयों, सिखों व एंग्लो इंडियंस में भी किया गया। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग की शुरुआत। लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, गठन का प्रावधान। फिर जाके 1927 में बना पहला ना, देखा ऐसे लिखना था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब 1935 के अधिनियम में हमने देखा सबसे पहली चीज क्या हुई कि जो प्रांतों में भी द्वैध शासन था उसको खत्म करके केंद्र में लागू किया गया। प्रांतों में जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे उसको खत्म करके वो केंद्र में लागू हुआ। केंद्र में जितने भी सब्जेक्ट थे 2 विषयों में उनको बांट दिया गया। ठीक है, पहली चीज हुई 1935 में। और दूसरे, प्रांतों में विधायिका का विस्तार किया गया। एंड द लेजिस्लेचर इन द प्रोविंसेस वर इनलार्ज्ड, बढ़ाया गया, सदस्य संख्या बढ़ाएगी। शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। 3 अनुसूचियां यहीं पर सबसे पहले देखने को मिलती हैं। और कहां से समवर्ती सूची लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और द्वैध शासन को लागू किया केंद्र में। ठीक है, द्वैध शासन को केंद्र में लागू किया गया। एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई,
इनका प्रावधान हुआ कि फेडरल कोर्ट एक बनेगा, एक भारतीय रिजर्व बैंक बनेगा। ठीक है, फेडरल कोर्ट 1937 में बना, भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में बना। सर डायग्राम बताइए प्लीज, भाई डायग्राम बताएं प्लीज। 1935 का अधिनियम, उन्नीस के अधिनियम में पहली चीज ये हुई कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, द्वैत शासन की समाप्ति, ध्यान दीजिएगा, वह इसे केंद्र में लागू किया गया, केंद्र में लागू किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, फेडरल कोर्ट प्लस आरबीआई प्लस एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक, एक संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर, ये हो गया। प्रांतों में आपने देखा कि द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक ना। और इसी के तहत फेडरल कोर्ट जो था ना, फेडरल कोर्ट बनाया गया 1937 में। बाद में 1950 में जो अभी सुप्रीम कोर्ट दिखता है ना दिल्ली में, वो फेडरल कोर्ट ही था, बाद में सुप्रीम कोर्ट बन गया। तो यही कुछ चीजें हुई थी। और क्या हुआ था इसमें, तो शक्तियों को संघ, हाँ सभी शक्तियों को, यानी केंद्र में जो लागू किया गया, कहां गया ये, क्या लिखा तो मैंने ना, हाँ केंद्र में जो लागू किया गया, इसमें 3 अनुसूचियां बनी, केंद्रीय सूची, सेंट्रल लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एंड समवर्ती सूची। ये हो गया। हाँ ये सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको। भारत से बर्मा अलग किया गया, वो सब इतिहास में आप पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। जो पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं बता रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, चलिए अब एक और हुआ, और उसका नाम है, नोट कीजिए, 1947 का अधिनियम, 1947। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को आजाद हुआ भारत, तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें कुछ नहीं हुआ खास, इसमें यही हुआ कि भाई भारत और पाकिस्तान 2 अलग स्टेट बन गए, 2 अलग राज्य बन गए। इसके अंतर्गत भारत व पाकिस्तान 2 नए राज्य, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता प्रदान की गई। पाकिस्तान तो नया था, भारत पहले से था, ठीक है, ये हो गया। और जितना भी मतलब जो भारत का राज्य सचिव था, भारत का राज्य सचिव था, जो राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, का पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर, तो यही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ तेजी के साथ बिल्कुल आप लोगों को दे दूं, क्योंकि समय हो रहा है। समझ में आया। तो जैसे कि आपने देखा कि जो ऐतिहासिक था, मतलब संवैधानिक विकास यात्रा थी, वो 2 हिस्सों में हमने देखा। कंपनी के रूल के अंतर्गत कल क्या क्या हुआ, आज हमने देखा कि भाई जो क्राउन का रूल था उसके अंतर्गत जितने भी एक्ट्स आए, उन एक्ट्स में इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हुई। ठीक ना, ये मैं दे रहा हूं हैंगआउट के रूप में, 1 सेकंड रुकिए। अभी है तो समय भाई, आप लोग एकदम जो है जल्दी जल्दी करके।
प्रांतों से हटा के केंद्र में लागू किया गया द्वैत शासन, यही तो मैं समझा रहा था कब से अखिलेश जी। कोई बात नहीं, इसको पीडीएफ देख लीजिए, जो नहीं समझ में आई बात कल हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कल डिस्कस कर लेंगे ना। जो आपके मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आया उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। पिन कर दिया, देखिए कब तक में खत्म होगा मुन्ना जी? मैं तो स्पीड में काम ही कर रहा हूँ, अब आप लोग 4-4 बार लिखवाइएगा, 3 बार समझिएगा तो टाइम लगेगा। समझिए ज्यादा, समझिए ज्यादा, क्योंकि पढ़ लेंगे आप बाद में पीडीएफ वगैरह भी, उससे भी लिख लें, समझना ज्यादा है। ठीक है, डन। क्लास का टाइमिंग तो ठीक है, ये आप लोगों ने बताया ही, लेकिन अब देखिए क्या होता है। इकोनॉमिक्स आपको कोई और पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। यस विभाग लिख तो बाद में। चलिए दोस्तों, तो अब हो गया समय, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 5 मिनट आराम, फिर कंप्यूटर साइंस की बैच स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। और अभी जब जब क्लास खत्म होगी तो एक बार जरा उसको पे रेटिंग और कंटेंट वगैरह पे आप लोग 0-0 दे दे रहे हैं, मैंने अभी देखा खोल के, एक दो लोगों ने 0-0 दे दिया है। अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ ये डायग्राम बना के? बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों रेटिंग। थैंक यू सो मच।